नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल हम सबकी यूट्यूब चैनल बेंस की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखा। आज हम देखने वाले हैं लास्ट ईयर IBPS PO प्री में रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिस्कली करके एक वर्ड दिया गया है आपको, उसमें हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेट। मतलब कि ऐसी कितनी पेयर इस वर्ड में है जो कि पेयर के बीच में जितने लेटर है उतने ही लेटर ओरिजिनल ABCD में होने चाहिए। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड सारी चीजें गिननी है। इसके लिए हम सॉल्यूशन का स्टाइल क्या होगा, देखो मैं आपको आराम से समझाता हूं। ये एक लेटर है, एग्जाम में आपको धड़ाधड़ करना है, यहाँ पे हम आराम से समझते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो इसको अच्छे से समझना है। कितनी पेयर बनेगी, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे रीड किया है, एग्जाम में नहीं करना है। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर एक लेटर से आपको अल्फाबेट बोलना है। आप बोलते हो उसी अल्फाबेट यहाँ पे लिखा है तो वो पेयर बनेगी। देखो मैं बोलता हूं बी से स्टार्ट करते हैं। BC है, नहीं है। DEFGH कोई नहीं है तो कोई पेयर नहीं बनेगा। अब चलते हैं RSTUVW नहीं। I आगे पीछे दोनों साइड लेना है। IJK नहीं है। IJKL हाँ दोनों है। I से K भी है ना, IJK क्या आ गया, IJKL आ गया। और Y नहीं है। अब S से चालू करना है। STUV नहीं, STUV नहीं है। KLMNO नहीं है। KL हाँ है तो बनेगा। अब लेते हैं LM नहीं है। LMNOPQ नहीं। Y तो सबसे लास्ट है। Y के बाद क्या आता है, Z, तो उतना बड़ा तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो Y से आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी अल्फाबेट दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो अल्फाबेट है वहां से आगे पीछे नहीं गिनना होता है। तो हो गया, कितनी पेयर बनती है, 1 2 एंड 3, तो आपका आंसर आएगा 3, ऑप्शन D। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मेंबर्स आर लिविंग इन द फैमिली, मतलब ब्लड रिलेशन है। तो चलो ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं। Q इज द डॉटर ऑफ, राइटिंग बोर्ड में खींच लेता हूं, उसमें ही पूरा का पूरा हम करेंगे। चलो, Q इज द डॉटर ऑफ P। Q इज द डॉटर ऑफ P। कौन डॉटर है, Q डॉटर है किसका, P का। चलो ये हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस, B इज ब्रदर ऑफ R नहीं है। अब आपको दूसरा सेंटेंस वैसा ही लेना है जिसमें P या Q हो। तो वैसा सेंटेंस कौन सा है, B इज द अंकल ऑफ Q, है ना बच्चों। B इज द अंकल ऑफ Q। Q का अंकल है, अंकल मतलब मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है ना, बट 1 जनरेशन अप। तो मैं यहां पे लिखूंगा B। ये हो गया आपका B अंकल है मतलब प्लस है, किसका, Q का। समझ रहे हो ना। तो Q का P क्या होगा, मदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है। मदर का भी भाई हो सकता है, फादर का भी भाई हो सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब B वाला सेंटेंस, B इज मैरिड विथ A। B का मैरिज हुआ है A के साथ, तो यहां पे ये कपल हो गया। B प्लस है तो A क्या होगा, माइनस, मतलब फीमेल। ये लिख दिया मैंने कपल। B इज द अंकल ऑफ, ये भी हमने कर दिया है। अब ऊपर का सेंटेंस, B इज ब्रदर ऑफ R। B किसका भाई है, R का। तो B भाई है R का, ये ब्रदर हो गया। R क्या होगा पता नहीं है, R मेल भी हो सकता है, R फीमेल भी हो सकता है। तो B इज ब्रदर ऑफ R भी मैंने कर दिया। G इज मदर इन लॉ ऑफ A, मतलब A की सास G है। ये A है, उसके हस्बैंड, A फीमेल है तो सास किसको बोलेंगे, हस्बैंड की मदर। तो A का हस्बैंड B है, B की मदर कौन है भाई, G इज द मदर इन लॉ, मतलब G। तो G मदर इन लॉ है मतलब फीमेल होगा। अब सेंटेंस एक ही बचेगा, D इज फादर ऑफ B। B का फादर, B की मदर G है, फादर कौन है, D। तो ये हो गया आपका कपल। ठीक है ना बच्चों।
भाई ठीक है। अब एक ही फैमिली से सब लोग हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, बट मेल कौन है फीमेल कौन है मुझे पता नहीं है, तो मैं इसी तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी? मतलब P से आपको B तक जाना है, क्या रिलेशन उभर के आएगा? P से B जाना है, P से B जाएंगे तो P का ये भाई भी हो सकता है, P का हस्बैंड कौन? मान लो P फीमेल है तो ये मेल होगा, है ना। मान लो P फीमेल है तो ये प्लस होगा, तो हस्बैंड का भाई। P से B जाएंगे तो हस्बैंड का भाई, तो आंसर क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना। अब मान लो P प्लस है, मान लो, और ये है माइनस, तो क्या होगा? वाइफ का भाई। अब वाइफ का भाई होगा तो भी आंसर तो ब्रदर इन लॉ ही आएगा। तो इन बोथ केसेस पॉसिबिलिटी कुछ भी हो, आंसर आएगा आपका ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी। ठीक है ना बच्चों, चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इफ C इज ब्रदर ऑफ B, B का एक भाई मान लो और एक भाई है C, इफ C इज ब्रदर ऑफ B, तो ये मान लो मैं यहां पे C कर देता हूं, और C क्या है? B का भाई है। ठीक है ना बच्चों। What is the relation of C with respect to Q? Q से आपको जाना है कहां तक? C, तो Q से C जाते हैं। ये अंकल है B, वो तो बोला ही था उसने क्वेश्चन में, अंकल का भाई। अंकल का भाई क्या होता है? अंकल ही तो होता है। चलो तो आंसर क्या आएगा आपका? अंकल, मतलब ऑप्शन बी। भाई समझ में आ रहा है? इसका एक मैं बढ़िया वीडियो बना के आपको बनाने वाला हूं, तो उसको आप एंजॉय भी करेंगे, पूरा 0 से लेके टॉप तक करेंगे। चलो, इफ P इज फादर ऑफ Q, अब यहां पे उसने बोला है कि P इज फादर ऑफ Q, मतलब P मेल है, तो Q क्या होगा? फीमेल। ठीक है ना बच्चों। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू P? तो कहां से कहां जाना है? P से R जाना है, तो P से R जाएंगे तो रिलेशन क्या मिलेगा? वाइफ। देखो उल्टा नहीं होना चाहिए, आप R से P जाएंगे तो हस्बैंड आएगा, रिलेशन पूरा उल्टा हो जाएगा। तो पीछे से हमेशा आगे जाना है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो आप P से R जाएंगे तो मुझे रिलेशन मिलेगा वाइफ, तो ऑप्शन ए। तो 3 क्वेश्चन थे, एकदम इजी से, मुझे आशा है आपने समझ लिए होंगे। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चिल्लर टाइप का क्वेश्चन आया, नॉर्मली एग्जाम में एक आध इस तरीके का भी क्वेश्चन रहता है। कुछ आपको एक नंबर दिया गया है, फिर क्या बोला है? 1 इज एडेड टू ऑल इवन नंबर, मतलब सम संख्या में आपको एक ऐड करना है, विषम संख्या में से आपको एक माइनस करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको टोटल करना है, किसका? 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द राइट एंड। अब सारे जितने भी सम विषम है उसमें +1 प्लस माइनस नहीं करना है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा हमें टारगेट करना है, जो पूछा है उतना ही टारगेट करो। पूछा क्या है? 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट साइड से 5वां कौन होगा? 3। ठीक है ना। अब ये क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में आपको क्या करना है? 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। भाई समझ रहे हो ना। अब पूछा है 4th फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से चौथा कौन है? 9। अब 9 भी आपका क्या है? विषम संख्या है, ऑड है, तो उसमें से भी एक माइनस करना बोला है, तो क्या बन जाएगा? 9 का 8 बन जाएगा, 3 का 2 बन जाएगा। ये दोनों का टोटल आपको पूछा है, टोटल कितना होगा बच्चों? 10, तो ऑप्शन डी हो गया ना। तो पूरा सबको चेंज मत करो, 6 का 7 करो, 2 का 3 करो, 4 का 5 करो, 7 का 6 करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उतना ही चेंज करो। ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पे क्या है? आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, कितने बंदे हैं? 8। देखो पूरा यहां से लेके यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लो, मेन क्वेश्चन तो आपका इतना ही है, समझ रहे हो ना। तो सीधा सीधा क्या बोला है? 8 लोग हैं। चलो एक चीज हो गई, रेक्टेंगल टेबल में बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे है, 4 आपके मिडल में है। फिर क्या बोला है? कॉर्नर पे है वो आउटसाइड है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं। ये मेरा एक रेक्टेंगल टेबल हो गया, 4 लोग कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर वाले बंदे आउटसाइड है, तो कर दिया। 4 बंदे यहाँ पे मिडल में बैठेंगे, वो रहेंगे आपके इनसाइड। ठीक है ना बच्चों। चलो हो गया, तो यहां तक का पोर्शन मैंने पूरा कर दिया। धड़ाधड़ पढ़ना है, ये तो आप फटाफट कर सकते हो। चलो अब F इज वन ऑफ द मिडल साइड ऑफ द टेबल, F कहीं मिडल में बैठा है।
अब मिडल ये 4 है, 4 में से कहीं भी बैठ सकता है, सर्कुलर है तो आप कहीं भी बिठा भी सकते हो, बट मैं क्या बोलता हूं F को इधर ही बिठाओ। इधर यहां पे F बैठा है ना, तो लेफ्ट और राइट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो ये F है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर आप ऊपर बिठाएंगे तो लेफ्ट इधर आएगा, राइट उधर आएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो हमेशा पहले बंदे को आप यहीं से बिठा के स्टार्ट करो। अगर वो यहां पे होता, मान लो कॉर्नर पे होता, तो मैं F को यहां और यहां बिठाता। देखने में जो सीधा लेफ्ट राइट अपना होता है ना, वही लेफ्ट राइट उस बंदे का होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो शुरुआत आपका इजी रहेगा। चलो आगे चलते। 2% बिटवीन F E, F तथा E के बीच में 2 बंदे, ये 2 छोड़ दो तो E यहां भी हो सकता है, E मेरा यहां भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों पॉसिबिलिटी को मैं साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। ओनली 1% बिटवीन F C, F तथा C के बीच में एक बंदा है, तो C यहां भी आ सकता है, C यहां भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। E does not near to C, C की बगल में E नहीं है, मतलब C यहां पे करूंगा तो E यहां नहीं आएगा, C यहां पे करूंगा तो E यहां नहीं आएगा, ठीक है ना? तो कोई एक C को लेके हम चालू करते हैं। मान लो ये C है, मान लो पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं सर्कल कर रहा हूं। जो बंदा फिक्स होगा ना उसको कोई सर्कल नहीं करूंगा। F फिक्स है तो उसको कोई सर्कल नहीं किया। E आपका 2 जगह पे आता था तो मैंने सर्कल किया। ये मेरा स्टाइल है, आप भी अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हो। C की बगल में अगर C यहां से लेके मैं अब कर रहा हूं, नहीं सेट होगा तो C को यहां पे लेके मैं दोबारा करूंगा, ठीक है ना? चलो अब ये हो गया आपका C की बगल में कौन नहीं होगा? E, तो इसको मैं हटा देता हूं और ये हो गया आपका E, ठीक है? चलो चलते हैं आगे। आइदर A सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ H और सेकंड राइट ऑफ H, मतलब H यहां पे है तो उसकी सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट में, मतलब कोई भी साइड आपका दूसरा A होगा, एक छोड़ के। अब वो तो यहां कहीं सेट नहीं होगा तो मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो अंदर क्या लिख रहा हूं, नीचे बाहर क्या लिख रहा हूं, वो आपको समझना है, ठीक है ना? जो सेंटेंस फिक्स होता है वो इधर लिखेंगे, बाकी काम साइड में लिखेंगे, ताकि ये दोबारा मुझे पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना? 1% बिटवीन A C, A तथा C के बीच में एक बंदा है। अब C तो आपका यहां पे हो गया है ना? C यहां पे है तो एक छोड़ के इधर तो आएगा नहीं, तो सीधा सीधा A आएगा मेरा यहां पे। अब A और H के बीच में एक जगह है तो इधर तो होगा नहीं, तो H कहां पे आएगा बच्चों? यहीं पे, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका सेट। H की कौन सी हुई? सेकंड लेफ्ट, तो हो गया या तो सेकंड लेफ्ट या तो सेकंड राइट, तो इसको हम हटा देते हैं। आगे चलते हैं। B and G ऑपोजिट है, आमने सामने है, तो आमने सामने वाली जगह देखी जाए तो ये 2 जगह पे आएगा। BG कौन कहां आएगा पता नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, B की लेफ्ट साइड में दूसरा D है। अब B मान लो मैं यहां पे करूंगा तो लेफ्ट साइड D इधर होगा, हो जाएगा ना? चलो तो ये B किया, ये G किया, सेकंड लेफ्ट B की लेफ्ट साइड, फर्स्ट एंड सेकंड कौन आएगा आपका? D, तो ये कर दिया। अब लास्ट सेंटेंस, G डज नॉट सिट नेक्स्ट टू F, G F की बगल में नहीं है, हो गया, मतलब कंफर्म है, ये हमने सही किया, तो हो गया ना धड़ाधड़। कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। ये पूरा का पूरा पोर्शन सेट करने में आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे और आंसर देने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आप आराम से कर पाएंगे, इतना भयंकर डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा जितना मेंस में होता है, समझ रहे हो ना? आराम से करो, एक भी चीज को मिस इंटरप्रेट मत करो और भूलो मत, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेट हो जाएगी, ठीक है? यहां पे नसीब मेरे अच्छे थे कि E मैंने यहां लिया और हो गया, अदरवाइज E और C इधर लेके मैं कर देता, ठीक है ना? चलो लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग, इतना पढ़ा मुझे सीधा पता चल गया ओड मैन आउट ढूंढना है। नीचे जो 5 बंदे के नाम लिखे उसमें से कोई एक अलग है, वो कौन है? चलो EGDHB, 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 पता चला कुछ? सारे बंदे कॉर्नर पे है, H आपका मिडल में है, तो वो ऑड मैन होगा, तो H इज योर आंसर। तो यहां पे H आएगा मेरा आंसर। चारों के चारों कॉर्नर में है, H मिडल में है, तो हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड राइट ऑफ D। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मुझे पता है कि आप ये कर लेंगे,
समझ रहे हो ना। अगर आप ये कर लेते हो तो आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, सारे लोग जो भी वीडियो देखते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कौन कौन से आंसर आएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं आगे। 8 नंबर का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आप समझते हो, नहीं समझते हो, सही करते हो कि गलत करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एफ व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ डी। डी से राइट साइड में काउंट करना है तो डी तथा एफ के बीच में कितने बंदे होंगे। चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं, डी से काउंट करते हैं। ये डी है, राइट साइड में करना है, डी की राइट साइड इधर आएगी, है ना बच्चों, बाहर की साइड मुंह है तो राइट साइड इधर आएगा। तो कितने बंदे डी और एफ के बीच में, कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, नन। तो यहां पे ऑप्शन आएगा नन। वो अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू सी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज आपका काम बढ़ने वाला है। चलो अगेन, क्या है ये, पजल है। कितने लोग हैं, 10 लोग। LMNOPQRST नाम दे दिया है आपको। बोर्न ऑन टू डिफरेंट डेट्स, 15 तारीख को या 30 तारीख को इनके बर्थ हुए हैं और महीने के नाम भी लिखे। तो हम इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो आपको मैट्रिक्स में क्या करना है कि जो भी चीजें, ज्यादा चीजें होती है ना, उसको आप रो में लिखो और कॉलम हमेशा कम बनाओ, समझे ना आप। तो मंथ ज्यादा है तो मंथ को मैं रो में लिखता हूं। चलो, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड नवंबर, हो गए 5 कॉलम, 5 रो हो गए आपकी। और यहां पे मैं डेट लिखूंगा, 2 ही डेट है तो उसका मैंने बना दिया कॉलम, ठीक है ना बच्चों। चलो अब चालू करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 15 तारीख और 25 नहीं है, सॉरी, यहां पे क्या है, 30 तारीख है ना। चलो अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। एल वॉज बोर्न ऑन 15th ऑफ द मंथ विच इज 31 डेज। एल का बर्थ 15 तारीख को हुआ है और उसी महीने में हुआ है जिस महीने में 31 दिन है। तो यहाँ 31 दिन वाले मंथ ये 2 ही है, मतलब एल आपका 15 तारीख को यहां पे या तो यहां पे आएगा, ठीक है ना। तो मैं आगे लिख देता हूं एल को। चलते हैं आगे। 3 पर्सन्स बोर्न बिटवीन एलपी के बीच में 3 बंदे हैं। तो मान लो ये एलपी, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, कुछ बोला नहीं है तो दोनों के नाम लिख दिए। बीच में कितने बंदे हैं, 3, और फिर कौन आएगा आपका, एल और पी। चलते हैं आगे। 4 पर्सन बिटवीन पी तथा ओ के बीच में 4 बंदे हैं। अब उसमें भी आगे पीछे बोला नहीं है तो मैं यहां पे लिखूंगा PO। बीच में कितने बंदे करने हैं आपको, 4, फिर कौन आएगा आपका PO। चलो हो गया, बनना है ना PO, तो ये PO। O was born before L, L के पहले O होना चाहिए। तो अब L में यहां पे करूंगा तो उसके पहले O तो होगा नहीं, भाई समझ रहे हो ना। तो L पक्का पक्का यहां पे आएगा। हाँ, ये कंफर्म हो गया। चलो अब ये दोनों को सेट करते हैं, 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के, यहां पे कौन आएगा आपका P। फिर कितने छोड़ने हैं, 4, 1 2 3 4, नहीं हो पाएगा, मतलब कि पीछे नहीं जाना है, जाना कहां पे, आगे। 1 2 3 4, 4 छोड़ दिया तो यहां पे कौन आएगा आपका O। ये कंफर्म है, इसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं। चलो चलते हैं आगे। हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर O इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर N। O के आगे जितने लोग हैं N के पीछे उतने ही है, ऐसा ही है ना। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर, O के पीछे जितने हैं N के आगे उतने हैं। उल्टा भी आप ले सकते हो, O के आगे जितने हैं N के पीछे उतने हैं। O के आगे कितना है, 1, तो N के पीछे कितना होगा, N। हो गया ना। चलो चलते हैं आगे। 1 पर्सन बिटवीन P एंड R, P तथा R के बीच में एक बंदा है, P। पहले आगे चलते हैं, 1 2 नहीं होगा तो P 1 2, यहां पे कौन आएगा आपका R। भाई समझ रहे हो। M was born before T but not in the month of January। कौन, M। किसके पहले है, T से पहले M है, बट M कौन से महीने में नहीं है, जनवरी में, तो M आपका इधर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी, हो गया। T वॉज बोर्न बिफोर P, T किसके पहले है, P के पहले। T वॉज बोर्न बिफोर P, तो P के पहले T को मैंने कर दिया। U वॉज बोर्न बिफोर S, U का बर्थ होता है कब, S से पहले, और कौन से महीने में है, सेम मंथ। बस सारी चीजें हमने लिख दिया। चलो अब इसको सेट करना है। P से पहले T एंड M आएंगे ना, तो P से पहले T एंड M आएंगे। अब M इधर तो नहीं आएगा, तो T M हो गया आपका सेट।
भाई ठीक है ना। अब एस और यू एक ही डेट पे होंगे अलग अलग महीने में, तो एस नीचे यू ऊपर, ये भी सेट हो गया। तो बचा कौन आपका, हाँ क्यू, तो यहां पे आएगा क्यू। हो गया ना बच्चों। चलो लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन मैंने यहां रखे ही नहीं है, मुझे पता है आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके का पजल सेट करना है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन करने में हम अपना टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। अब आ गया मेरा फेवरेट आइटम, आप सबका भी ये आइटम फेवरेट है ना, तो इसको एग्जाम में पहले करना चाहिए। चलो कहां से कहां जाना है, सीधा A to Z। A to Z जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, हाँ विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स। यहां पे कितनी लाइन्स दी है, 3 लाइन्स। सीधा सीधा गलत, ठीक है ना बच्चों। जो लोग आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक, इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी का एक वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को बराबर देख लो। प्लेलिस्ट में जाओ, कहीं भी सर्च करो, बराबर है, उस वीडियो को आप बराबर से देख लो। चलो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको कहां से कहां जाना है, V से Z जाना है। जा सकते हो, हाँ विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, तो हो गया सही। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, G to Z। अब धड़ाधड़ लेते हैं, G to Z। अब ये दोनों में कॉमन कौन है आपका, C, तो G से C जाएंगे, और C से कहां जाएंगे, Z। चलो जा सकते हो कि नहीं, G से C, हाँ, C से Z, हाँ, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, तो ये हो गया सही। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहां से कहां जाना है, J to X। ये रहा J से हम कहां जाएंगे, C, और C से कहां जाएंगे हम, X। J से C जा सकते हो, हाँ, C से X जा सकते हो, हाँ, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, तो ये भी हो गया आपका सही, ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Q to T। अब एक ही स्टेटमेंट है, कहीं अलग अलग वाया होके नहीं जाना है, Q to T। चलो बोलो, जा सकते हो, यहां पे रॉन्ग साइड आएगा, तो सीधा सीधा गलत। I to R, यहां से यहां जाना है, जा सकते हो, हाँ, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स, तो आंसर, सॉरी यहां पे 3 लाइन्स है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, गलत। भाई समझ रहे हो ना। चलो लेते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, कहां से कहां जाना है आपको, C से A जाना है। अब यहां पे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों अलग अलग सेंटेंस है, तो दोनों में जो कॉमन है वहां से होके आपको गुजरना है। चलो दोनों में कॉमन कौन है आपका, D, तो C से मैं कहां जाऊंगा, D, और D से मैं कहां जाऊंगा, A। हो गया मेरा पूरा रोड मैप तैयार। अब C से D जा सकते हो, हाँ, सीधा देख के पता चल जाता है। D से A भी जा सकते हो, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स। अब 2 लाइन्स आएगा, 3 लाइन्स आएगा, उसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो ये हो गया आपका सही, ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पे क्या दिया है, C to G, C से आपको G जाना है, तो C से D तो आप पहुंच गए, अब D से आपको जाना है G, जा सकते हो, विथ हाउ मेनी लाइन्स, 2 लाइन्स। यहां पे कितनी लाइन्स देके रखी है, 3, तो ये हो गया गलत बच्चों, ठीक है। चलो लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। अब यहां तो एक ही सेंटेंस है, तो डायरेक्ट आप कंपैरिजन कर सकते हो। मुझे B से M जाना है, सीधा देख के छोटा बच्चा भी बोल सकता है, हाँ जा सकते हैं, विथ 2 लाइन्स, तो ये हो गया सही। जाना है आपको G से M, ये G है और ये M है, जा सकते हो विथ 2 लाइन्स, तो ये भी छोटा बच्चा बोल सकता है, आप छोटे बच्चे ही तो हो। चलो तो हो गया दोनों सही। हाँ, अब आ गया कोडिंग डिकोडिंग, तो ये भी बढ़िया चीज है, ये भी हमें करनी चाहिए। देखो एग्जाम में आपने ढूंढ ढूंढ के इस तरीके की चीजें की है, तो आपको अच्छे से नंबर पक्का आने वाले हैं। टाइम कंज्यूमिंग आइटम एक आध ही होती है, उसको छोड़ना है, ठीक है ना। चलो अब लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अब सीधा साधा कोडिंग डिकोडिंग है, जो भी कॉमन है उसको हम हटाते जाएंगे। चलो, नेवर टॉक बिटवीन अदर्स, पहला सेंटेंस मैंने रीड कर दिया। दूसरा सेंटेंस, अदर्स शुड बी हेल्पफुल, पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, अदर्स, तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, कर दिया मैंने अंडरलाइन। अब जो कोड दिया है, कोड में कॉमन क्या है, दोनों के कोड में कॉमन है आरो, तो अदर्स का कोड होगा आरो। कहीं अलग से आप लिख भी सकते हो, या आप तो रफ पेपर पे ही कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। पूरा लिख के आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब पहले और तीसरे को कंपेयर करो, क्या कॉमन है, नेवर, तो नेवर को मैं सर्कल करता हूं, यहां भी नेवर को सर्कल करता हूं, दोनों में जो कॉमन है उसको भी मैं सर्कल करूंगा। दोनों में कॉमन क्या है, FI, तो नेवर का कोड होगा FI, ठीक है ना। अब पहला और मैं लूंगा चौथा, टॉक बिटवीन, यहां पे बिटवीन है,
तो बिटवीन को मैं करूंगा रेक्टेंगल, कर दिया। यहां भी बिटवीन को करूंगा रेक्टेंगल। भाई ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पहले अंडरलाइन किया, फिर सर्कल किया, फिर रेक्टेंगल करूंगा, उसके बाद भी कोई अलग अलग साइन में लगाता रहूंगा। दोनों में कॉमन है बिटवीन, तो दोनों में कॉमन क्या है कोडिंग में, एंटी। तो एंटी को भी आपको सेम कोड करना है, क्या करना है, रेक्टेंगल। बच्चों ठीक है, चलो हो गया। अब टोक का कोड क्या होगा, SM। पता चल गया ना आपको, जो बचा उसका कोड भी जो बचा वही आएगा। तो टोक यहां पे छूट गया, यहां पे SM छूट गया है। अब लेते हैं दूसरे सेंटेंस को, शुड बी हेल्पफुल, उतना बाकी है। तो नीचे बी और ऊपर बी भी कॉमन है, तो उसको हम क्या करेंगे, चौकड़ी लगाएंगे। लगा दिया हमने क्रॉस, दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो अब कोड में ELACJQ, तो EL कॉमन है, तो EL को भी हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। ठीक है ना बच्चों। अब क्या है, शुड एंड हेल्पफुल, वो यहां भी नहीं है, वो यहां भी नहीं है। तो शुड हेल्पफुल का कोड रहेगा ACJQ, मतलब शुड का कोड AC भी हो सकता है, JQ भी हो सकता है। तो इतना अधूरा आपको छोड़ना पड़ेगा। अब टाइम स्पेसिफिक एंड फोकस स्पेसिफिक, दोनों में कॉमन क्या है, स्पेसिफिक। तो उसके नीचे में इस तरीके से लाइन करता हूं, ठीक है ना। अब कॉमन क्या है, DG और PA में DG, तो DG के नीचे भी इस तरीके से लाइन में करता हूं, ठीक है, हो गया। अब टाइम का कोड होगा क्या आपका, PA, और फोकस का कोड क्या होगा, HY या तो KS। ठीक है ना बच्चों, फोकस आवर्स का कोड। तो हो गया सारे आपका कोडिंग। अब सीधा सीधा आपको आंसर देना है, नेवर टुगेदर। अब नेवर का कोड देखो, नेवर का कोड क्या होगा, सर्कल, सर्कल में क्या है, FI, तो नेवर का कोड होगा आपका FI। टुगेदर, टुगेदर यहां कहीं भी नहीं है, तो टुगेदर का कोड होगा कुछ नया, इसमें से एक भी कोड नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, FI आएगा और नया कोड आएगा। तो जहां जहां FI है वही आंसर आएंगे। इसमें देखो FI है ही नहीं, इसमें FI है तो ये हो सकता है, इसमें भी FI है, हो सकता है, इसमें FI नहीं है, नहीं होगा। अब ये दोनों में FI और उसके बाद नया कोड होना चाहिए, RO, आई थिंक RO, हाँ ये आ गया। RO किसका कोड है, अदर्स का, तो अदर्स का कोड RO है, तो वो टुगेदर का तो कोड हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। तो UY हम देख लेते हैं, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो UY नया है, तो वो टुगेदर का कोड हो सकता है। तो सीधा सीधा आंसर आपका होगा C। ठीक है ना बच्चों, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक का कोड क्या होगा, स्पेसिफिक के नीचे कौन सी लाइन है, उसी लाइन यहां पे DG के नीचे है, तो स्पेसिफिक का कोड क्या होगा, DG, ऑप्शन A। ठीक है बच्चों, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर्स का कोड क्या होगा। अब अदर्स का कोड अंडरलाइन है, अंडरलाइन है RO, तो अदर्स का कोड होगा बच्चों RO। सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, EL किसका कोड है, चलो EL में क्रॉस लगाया है, ऊपर किस में क्रॉस है, BE में, तो EL किसका कोड होगा, B का, BE का। ठीक है ना, चलो तो यहां पे आपका आंसर आएगा D, BE। लास्ट क्वेश्चन, फोकस रियल, फोकस रियल का कोड क्या होगा। अब फोकस का कोड क्या होगा, फोकस आवर्स, फोकस आवर्स का कोड होता है HY और KS, तो फोकस का कोड क्या होगा आपका, HY भी हो सकता है और क्या था, सॉरी, HY भी हो सकता है और KS भी हो सकता है। ये दो में से कोई भी एक कोड होगा आपके फोकस का। ठीक है ना बच्चों। दूसरा वर्ड क्या है, रियल। रियल वर्ड आपके लिए नया है, कहीं भी पूरे कोडिंग में नहीं दिया है, तो यहां पे दूसरा कोड क्या आना चाहिए, न्यू। भाई समझ रहे हो। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, HY या तो KS, एक तो आंसर आएगा, दूसरा आएगा कुछ नया। तो HY KS वाले आंसर को रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो ये हो सकता है, इसमें HY ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, NTME ये नहीं होगा। यहां तक ठीक है। अब HY ये हो गया, अब नया कोड होना चाहिए। देखो ZE कहीं यूज हुआ है, आप देख लो, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, तो ZE मतलब कि A आंसर आपका आ सकता है। अब RO तो ऑलरेडी अदर्स का कोड है, मुझे याद भी है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा ना, नया कोड चाहिए, RO नहीं चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अब लेते हैं C को, HY तो आपका हो गया, TR कहीं आया है कि नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो वो आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं, TR नहीं है, चलो तो ये भी आंसर हो सकता है।
मतलब यहां पे ऑप्शन ए भी आ सकता है, ऑप्शन सी भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी देखो, आइदर ए और सी, तो आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। बच्चों ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो आपको ये चीज भी पॉजिटिव लिस्ट में रखनी है एग्जाम में, ठीक है ना? एकदम इजी है, आप आराम से कर सकते हो। चलो आगे आपका सीटिंग अरेंजमेंट। 6 पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, 6 बंदे हैं नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, सीधी लाइन से है सीटिंग अरेंजमेंट। सबका एज डिफरेंट है, अलग अलग एज है। सी देखो, मेरा मेन स्टोरी चालू होता है यहां से। सी इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, सी किसी एक एंड से तीसरा है। कभी भी किसी एक एंड से बोला है ना, तो हम लेफ्ट एंड से स्टार्ट करेंगे, नहीं होगा तो दूसरी बार राइट एंड से करेंगे, ठीक है? तो देखो ये मेरा एंड है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन होगा? सी। अब एंड हो गया तो सारे बंदे इधर ही होंगे। टोटल कितने बंदे हैं? 6, तो 4, 5 और 6, यहां पे अगेन आएगा आपका एंड। बस हो गया, ये मेरा मेन फ्रेम है, सारी चीजें मैं इसमें ही रखूंगा, कोई सेट नहीं होता है तो साइड में लूंगा, ठीक है ना? चलो चलते हैं आगे। द वन who is 12 year is second right of C, C से राइट साइड, सब नॉर्थ फेसिंग है, तो ये होगा आपका लेफ्ट, सॉरी मैं नीचे लिखूंगा लेफ्ट, ये हो गया आपका लेफ्ट, इस साइड होगा आपका राइट, ठीक है ना बच्चों? चलो अब क्या क्वेश्चन पूछा है? सी की राइट साइड दूसरा 12 है। देखो आपको इजी वे में पढ़ना है ना, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो फुल स्टॉप से करो और उल्टा पढ़ो तो ऑटोमेटिकली सब सीधा हो जाएगा। इंग्लिश में इस तरीके से कर सकते हो, सी की राइट साइड दूसरा 12, तो ये सी है, राइट साइड दूसरा, उसका एज कितना होगा? 12। नाम को मैं सर्कल में लूंगा और लिखूंगा और एज को मैं बाहर लिखूंगा। हो गया आपका। चलो, नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ डी। एक साइड से सी, राइट में कितने बंदे हैं? 1, तो डी की राइट में भी एक बंदा होगा तो डी आएगा मेरा इधर। भाई समझ रहे हो ना? 12 साल का जो बंदा है उसकी राइट में जितने लोग हैं, डी की लेफ्ट में उतने ही लोग हैं। तो हो गया, यहाँ लेफ्ट में, राइट में 1 था तो डी की लेफ्ट में भी 1 होगा। ओ इज सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज 6 ईयर ओल्ड। ओ इज मतलब ठीक है ना, तो मैं कहां से चलूंगा? 6 ईयर, ये 6 ईयर है, उल्टा जाता हूं, उसकी राइट साइड दूसरा, पहला तथा दूसरा, कौन आएगा आपका? ओ। साइड में लिख दिया, यहां 6 और ओ कहीं नहीं था, तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 2 बिटवीन डी बी, डी तथा बी के बीच में 2 लोग हैं, तो ये 2 छोड़ के बी इधर ही आएगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, whose एज इज ट्वाइस देन डी, किसका एज? बी का, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे का एज दिल्ली से डबल है, बॉम्बे 12 है, जो डबल है दिल्ली से, तो दिल्ली कितना होगा? 6। अब ये सेंटेंस भी आप सेट कर सकते हो, 1 छोड़ के यहां पे कौन आएगा आपका? ओ। चलो हो गया। अब चलते हैं आगे। पी की राइट साइड में एन है, कितना बार राइट है वो नहीं बोला है, खाली राइट बोला है, तो पी की राइट साइड में एन है, तो पी में इधर करूंगा, एन आपका हो गया राइट में। सेट हो गया सारा। चलो अब कौन सा सेंटेंस है? 36 ईयर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ 15 ईयर्स, तो मैं पीछे से लूंगा, 15 ईयर है ये मेरा, यहां से उल्टा जाता हूं, लेफ्ट साइड तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन आएगा? 36, यहां पे रख दो। ओ इज 18 ईयर ओल्ड, मतलब वो आएगा यहां पे। हो गया आपका। अब ये आपको यहां सेट करना है, कहां होगा? ओ यहीं पे आएगा ना, बाकी तो यहां पे वो 15 करूंगा मैं, तो 36 तो इधर सेट ही नहीं होगा, तो 15 आएगा इधर, 2 छोड़ के यहां पे आएगा 36, और इसका एज कहीं दिया नहीं है तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया तरीके से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 26। इफ पी इज 3 ईयर ओल्डर देन सी, सी से 3 साल बड़ा है, सी कितने साल का है? 36 का, तो पी कितना होगा? 39 का। बस वही तो पूछा है, तो ऑप्शन ए, पी का एज होगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे इजी है। सी और बी की एज का टोटल कितना होगा? सी 36 का है, बी 12 का है, तो दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों? 48, ऑप्शन बी। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन पी डी, पी तथा डी के बीच में कितने लोग हैं? पी डी के बीच में कोई नहीं है, तो आंसर आएगा नन, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, who among the following is on extreme end, एकदम एंड पे नीचे में से कौन है? चलो देख लेते हैं, एंड पे कौन है? पी एन, पी एन में से कोई एक आंसर होगा, तो एन। बस हो गया, कर सकते थे, एकदम इजी था, एग्जाम में ये चीज भी आपको करनी थी। हाँ बच्चों,
यहां पे आपको एक पजल दिया गया है, 7 बंदे हैं जिसका अलग अलग बर्थ में अलग अलग ईयर में बर्थ हुआ है, ठीक है। अब आपको ईयर भी दे के रखा है, एक सेंटेंस इसको ध्यान से पढ़ो, 2019 इज द बेस ईयर, मतलब किसी की भी एज गिननी है तो 2019 को बेस लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो तो अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1953, फिर 63, 68, 76, 90, 93 एंड 98 सबके बर्थ ईयर मैंने लिख दिए। चलो अब चालू करते हैं। नॉट मोर देन 2 persons were born before P। P के पहले 2 से ज्यादा बंदे नहीं है, मतलब कि P के पहले 2 या 2 से कम होंगे। तो P आपका यहां हो सकता है, इससे नीचे तो नहीं होगा ना, P यहां करूंगा तो ऊपर 3 बंदे आ जाएंगे। P के पहले 3 नहीं होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे 2, तो P यहां हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, P यहां भी हो सकता है। चलो एक सेंटेंस हो गया, आगे चलते हैं। 1 person between V S and none of them have even number age। V तथा S के बीच में एक बंदा है, ये VS हो गया एक बंदा, और फिर आएगा VS, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, none of them have even number age, मतलब V और S किसी का भी एज इवन नहीं है, एज होना चाहिए ऑड, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। बेस ईयर है आपका 2019, किसी बंदे का बर्थ होता है 2000 में, तो एज कितना होगा, 19 साल होगा, ठीक है ना। तो आपका बर्थ अगर इवन ईयर में होता है तो आपका एज होगा ऑड। आपको एज ओड करना है तो बर्थ होगा इवन में। यहां पे क्या बोला है, नन ऑफ देम हैव इवन नंबर एज, इवन एज नहीं करना है, तो आपको एज कौन सा करना है, ओड, तो आपका बर्थ होगा इवन ईयर में, है ना बच्चों। तो यहां पे कहीं मैं लिख देता हूं VS बोर्न इन इवन ईयर, ठीक है ना। चलो ये साइड में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये कहां कहां सेट हो सकता है, अभी सेट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चलो, देयर आर एज मेनी पर्सन्स वेर बोर्न बिफोर यू एज आफ्टर क्यू। यू के पहले जितने बंदों का बर्थ हुआ है क्यू के बाद में भी उतने ही है, तो यहां पे लिख देता हूं यू के पहले जितने बंदे हैं इक्वल टू क्यू के बाद में, लिख सकते हैं इस तरीके से। चलो आगे, डिफरेंस बिटवीन टी एंड एस इज नॉट लेस देन 20 ईयर्स। टी एस का डिफरेंस, तो टी माइनस एस डिफरेंस है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 20 से कम नहीं है, मतलब 20 या 20 से ज्यादा होगा। T वॉज बोर्न बिफोर Q, Q के पहले किसका जन्म हुआ, T का। T वॉज बोर्न आफ्टर R, T किसके बाद में जन्मा, R के बाद में, मतलब R पहले जन्मा तो R T से भी पहले आएगा। चलो हो गया, ठीक है ना। चलो अब क्या है, आइदर P और U है ऑड नंबर एज। P और U उस दोनों में से किसी एक का एज ऑड होगा, एज ऑड करना है तो बर्थ ईयर इवन होना चाहिए, तो वो भी मैं लिख देता हूं P और U, ये दो में से किसी एक का इवन ईयर होगा, एक का ही हो। सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिख दी। अब चालू करते हैं। देखो यहां कोई भी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं बोला है कि कौन यहां पे आएगा कहां पे आएगा, तो आपको ट्राई एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा। देखो बच्चों, कभी भी ट्राई एंड एरर मेथड से करते हो ना, तो आपको वैसा सेंटेंस पहले लेना है जिसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया जाता है और जिसमें नंबर ऑफ पर्संस ज्यादा होते हैं या तो गैप ज्यादा होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन को पहले लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे V और S दो बंदे कनेक्टेड है, दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए, दोनों का बर्थ इवन ईयर में होना चाहिए, मतलब VS के बारे में 3-4 इंफॉर्मेशन दी गई है, तो पॉसिबिलिटी आपको रिलेटिवली कम मिलेगी, तो VS को लेके करते हैं। चलो VS, V मान लो मैं यहाँ 68 पे कर दूं, तो S नीचे या ऊपर जाएगा, तो दोनों इवन सेट होगा, नहीं होगा, VS होगा, ये हो गया ना, तो ऊपर तो नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, नीचे। अब मान लो VS को मैं यहां नहीं लेता हूं, यहां पे लेता हूं, एक छोड़ के ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा। अब VS को मैं इधर लिखता हूं, तो एक छोड़ के ऊपर भी सेट होता है, नीचे भी होता है, बस यही सेट होता है आपका, तो यहां कहीं लिखना है। अब एक चीज पक्का हो गया, V इधर होगा तो S यहां पे होगा, S यहां तो V यहां, कुछ भी करो VS दो में से एक तो इधर ही आएगा।
अब मुझे ट्राई एंड एरर मेथड से आगे बढ़ना है, तो किसी हमेशा ट्राई एंड एरर मेथड है ना, आप किसी एक छोर से आगे बढ़ो, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। यहां पे हम नीचे से बढ़ेंगे, ये तो बीच में हो जाएगा ना दोनों, तो मैं नीचे से लूंगा। चलो तो ये हो गया VS, ये हो गया आपका VS। तो ये कंडीशन VS बोर्न इन इवन ईयर, दोनों का देखो बोर्न ईयर मैंने इवन कर दिया, दोनों के बीच में एक गैप भी कर दिया। अगर ये नहीं होगा तो VS में ऊपर लेके भी कर सकता हूं, करना पड़ेगा ही, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, U के पहले जितने बंदे हैं Q के नीचे उतने ही बंदे हैं। इस सेंटेंस को लेंगे, इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिया कि Q के ऊपर मिनिमम 2 बंदे तो होंगे ही, तो 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, तो इस सेंटेंस को मैंने लिया है। अब Q के ऊपर कितने बंदे होंगे, मिनिमम 2, तो Q इधर नहीं आएगा, Q इधर नहीं आएगा, Q यहां पे आ सकता है, Q यहां भी आ सकता है और Q यहां भी आ सकता है। यहां तो Q आएगा नहीं, Q की पॉसिबिलिटी 3 जगह पे बैठती है, तीनों को मैं ट्राई करके देखता हूं। Q से नीचे कितने बंदे, अगर ये सही Q है तो 1 2 3 4, Q के नीचे 4 है तो U के ऊपर 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो U आएगा VS की जगह पे, जो कि सेट नहीं होता है, तो ये Q हटा दो। पकड़ते हैं दूसरे वाले Q को, Q के नीचे 3 बंदे हैं तो ऊपर U के ऊपर 3 बंदे होने चाहिए, तो U भी आएगा इधर, दोनों बंदे एक जगह तो बैठ नहीं सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, तो पक्का पक्का Q इधर आएगा। Q नीचे से देखो, नीचे एक बंदा है तो U के ऊपर कितने बंदे होंगे, 1, तो ये भी मैंने सेट कर दिया। भाई समझ में आया, नहीं आया तो इतना वीडियो आप दोबारा देख लो। हो गया आपका ये भी। चलो अब Q के ऊपर TR होगा, ये Q है तो अब तो 2 ही जगह बची, तो दोनों जगह पे, यहां पे नहीं सॉरी 3 जगह है, 3 जगह है सॉरी, तो Q के ऊपर TR 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 कहीं भी हो सकता है। तो चलो अब पकड़ते हैं P को, यहां पे क्लियर कट लिखा है P और U, 2 में से किसी एक का इवन होना चाहिए। Q ऑड है, PU आपका कौन सा है, ऑड है ना, ऑड, तो P कौन सा आएगा, इवन, तो ये 2 में से इवन कौन है, 68, तो P आएगा इधर। हो गया। अब Q के ऊपर TR कर दो, Q है तो ऊपर कौन आएगा, T, और इसके एग्जैक्ट ऊपर सॉरी सबसे ऊपर कौन आएगा, R। हो गया आपका। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने कवर कर ली, बजाय ये T और S का डिफरेंस 20 या 20 से ज्यादा होना चाहिए। T 76 है तो S 96 के बाद होना चाहिए, तो 90 में तो S होगा नहीं, तो S आएगा आपका यहां पे, और यहां पे कौन आएगा आपका V। देखो ये हो गया आपका पजल, ठीक है ना बच्चों। बस अब इतना देख के आपको सारे आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 30, T कौन से ईयर में जन्मा है, तो T 76, 1976 मतलब ऑप्शन E, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, R तथा S की एज का टोटल कितना होगा, R तथा S की एज का टोटल कितना होगा। R कब जन्मा है, 53 में, लेना कहां तक है, 2019 तक, तो 47 प्लस 19, तो R का एज होगा 66 ईयर्स। दूसरा बंदा कौन है, S कहां है, 98 में, S का बर्थ हुआ है 98 में, तो वो 21 साल का होगा 2019 तक। ये दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों, 87, तो R तथा S का टोटल होगा 87, ठीक है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, देख के पता चल जाता है, जो 1953 में जन्मा है मतलब R, तो यहां पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन C, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, नाम लिखा है बगल में एज लिखा है। चलो P29, P को चेक करते हैं, P कहां पे, 68 में, 68 में एज है मतलब 32 प्लस 19, 32 प्लस 19 51 ईयर होगा P का, तो यहां पे P का बोला है 29, मतलब वो सही नहीं है, आपको सही ढूंढना है। Q 26, Q कहां गया, 93 में, 93 में Q का बर्थ है तो 7 और 19 26, तो Q 26 होना चाहिए, जो कि है, तो ये सही है, तो सीधा सीधा आंसर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर यंगर देन यू, यू से छोटे कितने हैं, यू कहां गया आपका ऊपर, तो नीचे वाले सारे उससे छोटे होंगे, बाद वाले, तो 1 2 3 4 5, यू से 5 बंदे छोटे हैं, तो आंसर आएगा मोर देन 3, ऑप्शन E, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं आगे। 35 नंबर, इन द गिवन वर्ड, एक वर्ड आपको दिया है,
उसमें कंसोनेंट को आप प्रीवियस से चेंज करेंगे, वोवेल को आप नेक्स्ट से चेंज करेंगे। फिर क्या करना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है, तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन होगा, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मैं पूरा ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको बराबर करनी है। एक प्रैक्टिस तो इधर ही हो जाएगा, समझे ना। अब लाइन से सबको चेंज मत करो, या तो वोवेल को पकड़ो या तो कंसोनेंट को पकड़ो। सबसे पहले हम कंसोनेंट को पकड़ते हैं, कंसोनेंट को प्रीवियस से चेंज करना है। ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट को प्रीवियस से करना है, वोवेल को नेक्स्ट से करना है। तो ई एफ ओ पी, वोवेल तो आपके चेंज हो गए, अब बाकी के सारे प्रीवियस से होंगे। चलो आर एस ओ पी जे के एल एम एन सी डी ओ पी क्यू आर हो गया, ठीक है ना। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सी एफ के एम ओ पी क्यू आर, चलो कर दिया मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। अब पूछा क्या है आपको, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से पांचवा, तो कौन आएगा आपका आंसर, ओ। हो गया ना, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। हो गया बच्चों, चलो चलते हैं आगे। हो गया, जय हिंद। मुझे आशा है कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छी तरीके से पसंद आया है। पसंद आया है तो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरे बंदों को भी पूरा वीडियो देखने के लिए बोलना है। आप सबको आने वाली IBPS PO प्री एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे।